Now let's talk about one of the very interesting concept of reversible and irreversible processes, and further we will discuss about the work done in the isothermal reversible expansion of the gas. Right? पहले हमें बहुत अच्छे से क्लियरली एक बात समझनी पड़ेगी, what is reversible and what is irreversible process. Before understanding the reversible and irreversible process, I request you to refer the video lecture on equilibrium state. राइट, क्योंकि जब तक आपको इक्विलिब्रियम स्टेट, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के कंसेप्ट को प्रॉपर्ली समझ नहीं सकते। ठीक है, तो पहले वो वीडियो रेफर कीजिए, बाद में ये वीडियो लेक्चर देखना है। ठीक है, अब आप थोड़ा एक कंडीशन को कंसिडर करते हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज, ये एक सिस्टम है, इसमें इंटरनल प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर है। यहां पे हमने पिस्टन के ऊपर रखा हुआ है 1 किलोग्राम सैंड। ये एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, राइट, मतलब इस पिस्टन के मूवमेंट में इसकी वॉल, सिलेंडर की वॉल और फ्रिक्शन पिस्टन की के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, मतलब इसके मूवमेंट में कोई हीट लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया है कि ये एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ठीक है, और इसके ऊपर रखा हुआ है 1 किलोग्राम सैंड। बिकॉज ऑफ 1 किलोग्राम सैंड देयर इज सम प्रेशर विच इज कॉल्ड एक्सटर्नल प्रेशर, and because of the gas there is some pressure which is called as internal pressure. Right now external pressure is equal to internal pressure, so piston is at rest, piston is not moving at all, right, and this is the initial volume, right. हमें कंडीशन अचीव करना है, P final is half of P initial and V final is 2 times of P initial. तो ये हमारा P initial का कंडीशन है, दिस इज P initial, दिस इज P initial। जब प्रेशर डिक्रीज होगा, पहले का हाफ प्रेशर रह जाएगा, दिस इज P final, तो वॉल्यूम पहले का डबल हो जाएगा, दैट इज V final, सो दिस इज P final एंड P final। ये हमारी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स है, एंड हम यहाँ पे पहुंचेंगे थ्रू रिवर्सिबल प्रोसेस एज वेल एज थ्रू इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस से हमारा मतलब ये होता है, नॉर्मली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिवर्सिबल का मतलब है विच कैन गो इन बोथ द डायरेक्शंस, राइट, तो दिस इज नॉट एक्चुअली करेक्ट। थर्मोडायनेमिक्स के केस में रिवर्सिबल का मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। केमिकल रिएक्शन में हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, द रिएक्शन विच कैन गो इन बोथ द डायरेक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। यू डू नॉट कंफ्यूज इट विद द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। ये रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, ये इसका आइडिया, इसका कंसेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। हमने इक्विलिब्रियम स्टेट में कहा था कि जब भी हम किसी सिस्टम का थर्मोडायनामिक पैरामीटर मेजर करते हैं, ठीक है, द सिस्टम हैज टू बी इन द इक्विलिब्रियम, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, यहां पे हम प्रोसेस कर रहे हैं, और अगर हम किसी प्रोसेस को करते हैं इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल स्टेप्स में, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल स्टेप्स का मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल स्टेप्स, एक्सट्रीमली स्मॉल स्टेप, इतना स्मॉल स्टेप के प्रोड्यूस होने वाले चेंजेस को नोटिस करना भी डिफिकल्ट होगा। ईच स्टेप, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच स्टेप रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद द प्रीवियस स्टेप, मतलब प्रीवियस स्टेप और जो करंट स्टेप है प्रोसेस करने के बाद की, दोनों के बीच के पैरामीटर्स में इनफाइनाइट सिमल स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए, राइट। प्रोसेस करने से पहले इंडिविजुअल स्टेप की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल स्टेप करने से पहले वाला जो प्रेशर है और बाद वाला जो प्रेशर है, पहले वाला जो वॉल्यूम है, बाद वाला जो वॉल्यूम है, पहले वाला जो टेम्परेचर है, बाद वाला जो टेम्परेचर है, एक सिंगल स्टेप वाला इनफाइनाइट सिमल स्मेल स्टेप्स करने से पहले के प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, और इनफाइनाइट सिमल स्मॉल स्टेप करने के बाद वाले प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में डिफरेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए। दैट वे वी कैन से दैट बोथ द स्टेप्स आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, राइट। और ज्यादा डिटेल में समझो तो आप ये कह सकते हो कि इनफाइनाइट सिमल स्टेप करने से पहले प्रेशर था P डैश, B डैश, T डैश,
और इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप करने के बाद हो गया P डबल डैश V डबल डैश T डबल डैश. So this was in equilibrium with the surrounding, and this should also be in the equilibrium with the surrounding. अब इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग कैसे होगा? इसका मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, स्पेशली द प्रेशर and the temperature of the system should be similar to the pressure and temperature of the surrounding. Pressure and temperature after completing the infinitesimal small step, pressure and temperature after completing the infinitesimal small step should also be nearly same as the surrounding pressure and temperature. इसका मतलब each step is in equilibrium with the previous step, right? स्टेप इतना छोटा होना चाहिए, चेंजेस इतने माइनर होने चाहिए कि उसके किसी भी फिजिकल पैरामीटर में चेंजेस नेग्लिजिबल हो. प्रोसेस करने के बाद वाला प्रेशर, प्रोसेस करने के बाद वाला टेम्परेचर, प्रोसेस करने के बाद वाला वॉल्यूम सिंगल स्टेप में नेग्लिजिबल चेंज होना चाहिए. बाय रिवर्सिंग द चेंज, ओरिजिनल स्टेट शुड बी अचीव्ड. जैसे ही आप उस चेंज को रिवर्स करते हो, सपोज आपने थोड़ा प्रेशर बढ़ाया था, उतना ही प्रेशर कम करो तो सिस्टम एज इट इज अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाना चाहिए. अब आप इंडिविजुअल स्टेप को कर रहे हो इनफाइनाइट डेसिमल स्मॉल स्टेप. इनफाइनाइट डेसिमल स्मॉल स्टेप है तो पूरे प्रोसेस में टोटल स्टेप्स कितनी हो जाएंगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाएंगी. और ऐसा ऑब्वियसली कोई रियल प्रोसेस नहीं हो सकता. मैंने डिफाइन तो कर दिया, लेकिन बहुत ज्यादा क्लैरिटी अभी भी नहीं मिली. ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो. देखो यहां पे क्या हो रहा है, 1 kg सैंड रखा हुआ है, और 1 kg सैंड रखने के बाद में इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल है, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. इंटरनल और एक्सटर्नल टेम्परेचर सेम है, इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर सेम है, सिस्टम इज एट पिस्टन इज एट रेस्ट एंड सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम. ओके, अब हम एक स्टेप करते हैं, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है. वन सैंड पार्टिकल removed. One sand particle removed. Will it make any difference? सोच के देखो. 1 kg सैंड है, इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल है. अब मैंने इसमें से एक सैंड पार्टिकल हटा दिया, क्या कोई चेंज होगा? राइट, अपनी नोटबुक में लिख लो यस और नो, ताकि मेरा आंसर में लाने के बाद आप चेक कर पाओ कि व्हाट एक्चुअली यू आर थिंकिंग. राइट, तो हैव यू रिटन यस और नो, जो भी आपको आंसर लगता है. एक सैंड पार्टिकल रिमूव करने के बाद क्या होगा, अपनी नोटबुक में लिख लो. Will there be any change? Yes, or there will not be any change? That is no. Okay, one sand particle removed. The thing is, external pressure will become equal to final external pressure will decrease P external Tp. Tp tends to 0. आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर एक सैंड पार्टिकल को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो एक एक करके सभी सैंड पार्टिकल हटा दो, क्योंकि आप कहते हो एक सैंड पार्टिकल हटाने से कुछ नहीं होता, थोड़ी देर बाद एक और हटा दो. आफ्टर सम टाइम रिमूव वन मोर, आफ्टर सम टाइम रिमूव वन मोर, आफ्टर सम टाइम रिमूव वन मोर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू यू सम पीपल, by removing one sand particle nothing will happen. If nothing will happen, then slowly one sand particle you keep on removing, nothing will happen. ऐसा नहीं है. आप ये कह सकते हो कि चेंज तो होगा, but change will be negligible. Infinitesimal small change will take place, and volume will become V initial plus dV. क्योंकि प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो dV, चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? नेग्लिजिबल होगा. राइट, तो आप इसको ध्यान से देखना, मैं इसको शो कर देता हूं यहां से.
ये इनिशियल प्रेशर था एंड दिस वाज द इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या हुआ, थोड़ा इनफाइनाइट सिमल स्मॉल प्रेशर कम हो गया, तो इनफाइनाइट सिमल स्मॉल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। विल देयर बी एनी वर्क डन? यस डेफिनेट, दिस मच वर्क विल बी डन, एरिया अंडर द कर्व। अब एक काम करो, एक और सैंड पार्टिकल रिमूव करो, एक और सैंड पार्टिकल रिमूव करोगे तो प्रेशर में चेंज होगा डीपी, pressure will decrease by dp, dp मतलब change in pressure, infinitesimal small change in the pressure, infinitesimal small change in the pressure, so there will be infinitesimal small change in the volume, right? So there will be some work further will be done. Then remove one more sand particle, further pressure will decrease by infinitesimal small change in pressure, so there will be infinitesimal small change in the volume, this much work will be done. Now keep removing one particle in each step, keep removing one particle in each step till final pressure becomes equal to half of initial pressure. ध्यान से समझो आप, जब मैं यहां से ये चेंज करता हूं तो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर में जो डिफरेंस है वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिफरेंस होगा। आप कह सकते हो थोड़ी देर के लिए इंटरनल प्रेशर, वन सैंड पार्टिकल रिमूव, तो इंटरनल प्रेशर विल बिकम इक्वल टू पी एक्सटर्नल प्लस डीपी। एक्सटर्नल प्रेशर के कंपैरिजन में इंटरनल प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर में थोड़ा डिक्रीज हो गया एंड डीपी टेंड्स टू 0। इसका मतलब जो इस इंडिविजुअल स्टेप के पहले वाला प्रेशर और बाद वाला प्रेशर है उसमें नेग्लिजिबल डिफरेंस है जस्ट बिकॉज ऑफ वन सैंड पार्टिकल। और अगर मैं उस सैंड पार्टिकल को वापस रख देता हूं तो पिस्टन अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा, सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। मतलब बाय रिवर्सिंग द स्टेप द प्रोसेस विल रिवर्स, राइट? अभी आपको लग रहा होगा तो इसमें कौन सी नई बात है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं, राइट? यहां 1 किलोग्राम सैंड है, half of the sand removed, half of the sand removed in single step। तो क्या होगा, एक ही स्टेप में हमने, ये इनिशियल प्रेशर था और ये इनिशियल वॉल्यूम था, राइट? so we can say we had this condition p initial, uh, p initial, p initial, and now this is p initial and this is p initial। अब half of the sand removed at once, एक ही बार में पूरी सैंड रिमूव कर दी, तो प्रेशर पहले से हाफ हो गया, पहले से हाफ प्रेशर हो गया पी फाइनल, वॉल्यूम पहले से हाफ हो गया वी फाइनल, दैट इज पी फाइनल एंड वी, राइट? एक ही स्टेप में हम ये आ गए। अब आप मुझे बताइए क्या सिंगल स्टेप है? सो आर दीज टू स्टेप्स इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर और नॉट? क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगी या नहीं होंगी? नहीं होंगी। क्यों? क्यों नहीं होंगी? यहां जो इंटरनल प्रेशर है
वो पहले यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल थे, एक्सटर्नल प्रेशर वाज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर. नाउ एक्सटर्नल प्रेशर will become half of internal pressure. Why? uh, Half of internal pressure. Why? Because बाहर से आपने हाफ सैंड रिमूव कर दी तो बाहर का प्रेशर पहले से हाफ रह जाएगा. इंटरनल एक्सटर्नल पैरामीटर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. इंटरनल एक्सटर्नल पैरामीटर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये जो इक्विलिब्रियम था आपने डिस्टर्ब कर दिया और पिस्टन सडनली ऊपर मूव करेगा. अगर पिस्टन सडनली ऊपर मूव करेगा तो क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आप ये सोच के बताओ, जब पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है तो आप क्या विथ एवरी मोमेंट कैन यू फाइंड द प्रेशर? नो. ये इतना क्विकली ऊपर मूव कर जाएगा कि आप हर स्टेप का इंडिविजुअल प्रेशर फाइंड नहीं कर पाओगे. जब ये नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा उसके बाद ही आप प्रेशर फाइंड कर पाओगे. इसका मतलब आप फाइंड कर पाओगे पी इनिशियल वी इनिशियल और आप फाइंड कर पाओगे पी फाइनल वी फाइनल. बीच में होने वाले चेंजेस को ड्यूरिंग द प्रोसेस आप मेजर नहीं कर पाओगे बिकॉज दे आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग, बिकॉज द इक्विलिब्रियम स्टेट कुड नॉट बी अचीव्ड. इक्विलिब्रियम स्टेट कब अचीव होता है? जब इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, जब इंटरनल टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर इक्वल हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम अचीव होता है. अभी तो एक्सटर्नल प्रेशर हैज बिकम ड्रास्टिकली लेस देन द इंटरनल प्रेशर. तो पिस्टन मूव इक्विलिब्रियम अचीव ही नहीं कर रहा, पिस्टन तो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है. जब पिस्टन कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है मतलब प्रेशर में कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है. विल देयर बी एनी इक्विलिब्रियम? देयर विल नॉट बी एनी इक्विलिब्रियम. सो जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का परफेक्ट मेजरमेंट कर ही नहीं सकते. मतलब ये हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस. पहले हुआ था रिवर्सिबल प्रोसेस, अब हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो देखो इन दिस प्रोसेस 1 kg सैंड से 5 kg सैंड जा रहे हैं. इन दिस केस ऑल्सो 1 kg सैंड से 500 ग्राम सैंड जा रहे हैं. सॉरी, हाफ ऑफ द सैंड. 1 किलोग्राम टू हाफ किलोग्राम, 1 किलोग्राम टू हाफ किलोग्राम. प्रोसेस सेम है, इनिशियल प्रेशर सेम है, इनिशियल वॉल्यूम सेम है, फाइनल प्रेशर सेम है, फाइनल वॉल्यूम सेम है, बट द वे वर्क इज बीइंग डन इज डिफरेंट. The method by which the work is being done is different. Here work is being done in the infinitesimal small steps. तो ये दो स्टेप्स हैं, ये वाली दोनों स्टेप ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है. जब एक सैंड पार्टिकल हटाया तो चेंज इन प्रेशर नेग्लिजिबल था, मतलब अभी भी इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर ऑलमोस्ट सेम है, राइट. और इंटरनल और एक्सटर्नल टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम है. यहां देखो पिस्टन है सडनली मूव्ड अप, तो पिस्टन को ऊपर किसने मूव किया? गैस ने. If gas is moving the piston up, then what will happen? If gas is moving the piston up, then gas has to utilize its internal energy. अपने आप तो ऊपर नहीं जाएगा ना, गैस को पुश करना पड़ेगा, गैस को काम करना पड़ेगा. अगर गैस काम करेगी तो उसका इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा ना, और इंटरनल एनर्जी कम हो गया तो टेम्परेचर कम हो जाएगा. तो जैसे ही आप 500 ग्राम सैंड रिमूव करोगे इसका अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा कम हो जाएगा. ठीक है. तो अगर आप इस वक्त प्रेशर मेजर करोगे तो वो सही नहीं आएगा, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, राइट. अब क्या होगा? धीरे धीरे सिस्टम बाहर से हीट एब्जॉर्ब करेगा और बाहर से हीट एब्जॉर्ब करके इंटरनल और एक्सटर्नल टेम्परेचर को इक्वल करेगा. तब जब टेम्परेचर बाहर का अंदर का इक्वल हो गया तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा. ठीक है. और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा उसी के बाद आप उसका प्रेशर मेजर कर पाओगे. ठीक है. अब दूसरी बात समझो, अगर मैं ये वाली स्टेप समझो, बाय रिवर्सिंग द चेंज ओरिजिनल स्टेट शुड बी अचीव्ड. अगर मैं इमीडिएटली 500 ग्राम सैंड वापस रख देता हूं तो क्या ये स्टेप वापस आ जाएगी? क्या नहीं आएगी. पिस्टन की पोजीशन वापस आएगी, सिस्टम की स्टेट वापस नहीं आएगी, क्योंकि 500 ग्राम सैंड रखते ही गैस कंप्रेस होगी. वर्क इज बीइंग डन ऑन द गैस.
गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, वर्क इज बीइंग डन ऑन द गैस। तो जो वर्क करोगे वो कहां जाएगा, इंटरनल एनर्जी में जाके स्टोर हो जाएगा। और वर्क अगर इंटरनल एनर्जी में जाके स्टोर हो गया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जो T1 टेम्परेचर था, 500 ग्राम सैंड रखने के बाद वापस T1 टेम्परेचर इमीडिएटली अचीव नहीं होगा। टेम्परेचर विल बी समथिंग एल्स, T1 डैश। थोड़ी देर सिस्टम को छोड़ना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे इक्विलिब्रियम आएगा। मतलब ये दोनों स्टेट्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर मैं इस चेंज को रिवर्स करता हूं तो वापस सेम स्टेट नहीं आती है, दोनों गैसेस के टेम्परेचर्स अलग हो जाते हैं। आप जो सोच रहे हो कि सेम स्टेट वापस आ जाएगी, आप थोड़ा गलत सोच रहे हो। आप सोच रहे हो पिस्टन की पोजीशन सेम वापस आ जाएगी। बात पिस्टन की पोजीशन की नहीं है, बात सिस्टम की स्टेट की है। और सिस्टम की स्टेट डिपेंड करती है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पे। तो जैसे ही आप 500 ग्राम सैंड वापस रखोगे, उसका टेम्परेचर वापस सडनली बढ़ेगा, क्योंकि वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम। और सेम टेम्परेचर अचीव नहीं होगा, मतलब सेम स्टेट अचीव नहीं होगी। फिर थोड़ी देर बाद आपको सिस्टम को छोड़ना पड़ेगा, वो अपनी हीट लूज करेगा और फिर बाद में इक्विलिब्रियम में आएगा। इमीडिएट इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव नहीं हो पाएगी। जबकि इस केस में एक सैंड पार्टिकल हटाने के पहले और एक सैंड पार्टिकल हटाने के बाद changes are infinitesimal small. So if you keep the sand particle again, it will reach to the original state. मतलब सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम वापस अचीव हो जाएंगे। ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विद द प्रीवियस स्टेप, राइट। अब एक एक सैंड पार्टिकल रिमूव करके और आपने ये प्रोसेस अचीव कर लिया। तो आप कहोगे सर आपने कहा था कोई रियल रिवर्सिबल प्रोसेस तो होता ही नहीं है। तो मैंने एक बात कही थी कि ये सिस्टम फ्रिक्शनलेस है। अगर ये सिस्टम फ्रिक्शनलेस है तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। अगर इस सिस्टम में फ्रिक्शन होगा तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस पिस्टन सम हीट विल बी लॉस्ट, एंड इफ हीट विल बी लॉस्ट द टेम्परेचर विल नॉट बी द सेम एज यू आर एक्सपेक्टिंग। तो आप ये मत सोचो कि मैंने कहा था रिवर्सिबल प्रोसेस होता नहीं है और फिर मैंने प्रोसेस करके भी बता दिया। मैंने जो प्रोसेस करके बताया उसमें एक कंडीशन रखी, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। और ये पिस्टन फ्रिक्शनलेस, कोई भी ओरिजिनल पिस्टन फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकता। इसलिए ये प्रोसेस नियर टू रिवर्सिबल है टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल, लेकिन ये एक्चुअल रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। बट इट इज वेरी नियर टू द रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड इफ यू कंसीडर इट टू बी अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, then yes, this is a reversible, very near to the reversible. But obviously there cannot be any friction which is there cannot be any piston which is frictionless, ठीक है। तो अब आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के डिफरेंसेस देख लो, एक ही स्टेप में पूरा हो गया। या अगर आप 100 ग्राम सेंड करके रिमूव करते तो 5 स्टेप में पूरा हो जाता। मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड। इन दिस केस इनफाइनाइट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस you can note down. I will not write it, I'll just dictate. First, infinite steps involved in the reversible और irreversible में finite steps required. Second, each step in equilibrium with previous step. No equilibrium between steps. Right? Third, very important point. Many people do not notice it. You can find the pressure, temperature, volume of intermediate steps, or you can find the pressure, temperature, volume during the process. Why? Because it is taking place in the infinitesimal small steps.
प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम कब मेजर होते हैं? जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। और हमने कहा हर स्टेप प्रीवियस स्टेप के साथ इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब मैं हर स्टेट का टेम्परेचर, हर स्टेट का प्रेशर, हर स्टेट का वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूं। हर सैंड पार्टिकल को हटाने के बाद प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम का मेजरमेंट कर सकता हूं। इन केस ऑफ इरिवर्सिबल स्टेप, इरिवर्सिबल प्रोसेस, द स्टेप्स आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो 500 ग्राम सैंड रिमूव करने के बाद ये जो पिस्टन का इतना मूवमेंट हुआ, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द पिस्टन आप उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, probably at many places you will not find it. यहां से यहां आप कैसे गए, किस पाथ को फॉलो करके गए, क्या ये प्रेडिक्ट करना पॉसिबल है? आप में से कुछ कहेंगे हाँ ऐसे गए, हो सकता है ऐसे गए हो, नॉट नेसेसरी, बिकॉज व्हाई दिस लाइन इज नॉट कंफर्म? बिकॉज इंटरमीडिएट स्टेप्स का प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम तो आप फाइंड कर ही नहीं सकते। आपको पता नहीं है कि जब पिस्टन मूव कर रहा था तो ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन उसका प्रेशर एग्जैक्टली कितना था और वॉल्यूम गैस का एग्जैक्टली कितना था, ये नहीं पता है आपको। तो हो सकता है गैस इस तरह से गई हो, या बाय दिस मेथड, और बाय दिस मेथड, और बाय दिस मेथड, और बाय दिस पाथ, ये सब पॉसिबल है, राइट? बीच में डांस करता करता गया, सीधा गया, एक बार सीधा गया, फिर पाथ चेंज कर लिया, कुछ नहीं पता। हमें तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पता होती है। इंटरमीडिएट स्टेप्स के प्रेशर, इंटरमीडिएट स्टेप्स के टेम्परेचर, इंटरमीडिएट स्टेप्स के वॉल्यूम नहीं पता है। तो मैं इस केस में इस प्रोसेस को, के पाथ को, इंटरमीडिएट स्टेप्स को डिफाइन नहीं कर सकता। इंटरमीडिएट स्टेप्स में होने वाले वर्क डन को मैं फाइंड नहीं कर सकता, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे मैंने जो हाईलाइट किया है, ईच हाईलाइटेड एरिया इज शोइंग द वर्क डन इन द इंडिविजुअल स्टेप। तो फिर वापस देख लो एक बार, वापस एक सैंड पार्टिकल हटाया, प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर से एक सैंड पार्टिकल हटाया, प्रेशर थोड़ा कम हो गया, तो वॉल्यूम में थोड़ा इंक्रीज हो गया। तो ये जो हाईलाइटेड एरिया आएगा, दिस हाईलाइटेड एरिया, ओनली दिस मच, दिस विल बी द वर्क डन इन द इंडिविजुअल स्टेप। तो हर स्टेप का आप वर्क कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट डिफरेंस, reversible processes are real process, irreversible processes are not real, they do not exist in nature. All natural processes are irreversible, right? नेचर में होने वाले सभी प्रोसेसेस irreversible है, ठीक है? तो ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के डिफरेंसेस हो गए। इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है? W irreversible we have already calculated, minus P external delta V. This is the work done during the process, right? Now यहां कितना वर्क होगा, तो एक बार देखते हैं। वर्क डन इन सिंगल स्टेप of work done in the single step of reversible process. Work done in the single step of the reversible process is W reversible is equal to P external dV. Okay, ये एक सिंगल स्टेप का वर्क होगा, where dV tends to 0, right? Because infinitesimal small changes, सिर्फ एक सैंड पार्टिकल को रिमूव किया है। Here total work done in reversible process सिंगल स्टेप के
वर्क का इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंगल स्टेप के वर्क को, रिवर्सिबल वर्क को इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल टू वी फाइनल पी एक्सटर्नल डीवी, राइट। क्योंकि हर स्टेप के वर्क को ऐड करते जाओ तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा, एंड टोटल स्टेप्स इन्वॉल्व आर इनफाइनाइट स्टेप्स। तो इनफाइनाइट स्टेप्स के वर्क को ऐड करने हैं, तो ये पाथ डिफाइन हो गया आपका, इसी पाथ को फॉलो करके पूरा रिवर्सिबल वर्क हो रहा है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। हियर external pressure will change in each step. So use internal pressure. तो क्या होगा, P external is equal to P internal minus dP. एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से थोड़ा कम होगा, वेयर dP टेंड्स टू 0। तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क डन इन द सिंगल स्टेप इंटीग्रेटिंग फ्रॉम V initial to V final is equal to P internal minus dP into dV, V initial to V final. Okay, now we can write W reversible overall work will be integration of the single step work from V initial to V final इसको सॉल्व करते हैं, तो P internal minus dP into dV is equal to P internal dV minus dP dV minus dP dV dP dV. Now dP tends to 0, dV tends to 0, so product of a dP dV is very small compared to P internal dV. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, एक सैंड पार्टिकल को हटाने के बाद प्रेशर चेंज कितना है dP, और गैस का प्रेशर कितना है P इंटरनल। तो आपको भी पता है ना, इंटरनल प्रेशर के कंपैरिजन में dP तो नेग्लिजिबल है। 1 किलोग्राम सैंड के प्रेशर के कंपैरिजन में एक पार्टिकल का प्रेशर तो नेग्लिजिबल है। तो जब हम दो नेग्लिजिबल प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं dP dV, तो प्रोडक्ट तो नेग्लिजिबल ही आएगा, राइट। दिस प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू दिस क्वांटिटी, so I can write P internal dV. इंटरनल प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, इंटरनल प्रेशर इज इक्वल टू internal pressure from ideal gas equation, internal pressure from ideal gas equation, ideal gas equation PV is equal to nRT, or pressure is equal to nRT upon V. So W reversible will be equal to इंटीग्रेशन V initial to V final, इंटरनल की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे nRT अपॉन V इंटू dV। ठीक है, अब एक बात सोचो, जब आप सैंड को रिमूव कर रहे हो, तो क्या गैस का लीकेज हो रहा है क्या, नहीं, मतलब गैस का अमाउंट कांस्टेंट है।
वी आर डूइंग दिस प्रोसेस एट आइसोथर्मल कंडीशंस, अंदर और बाहर का टेम्परेचर हम सेम मेंटेन रख के चल रहे हैं. इन एवरी स्टेप, after removing one sand particle, the change in pressure of the internal and external is negligible. वो सिस्टम इमीडिएटली उसको बैलेंस कर लेगा. तो ड्यूरिंग द थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. ओके, so temperature constant, R is a gas constant, N is a constant, so we can write W reversible is equal to, and there was a minus sign, sorry, this is minus P external delta V. तो माइनस साइन आपको कन्वेंशन वाला माइनस साइन आपको रखना पड़ेगा. the minus sign you have to keep as in convention. So we get minus nRT V initial to V final dV upon, तो वर्क कितना हो जाएगा, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस nRT नेचुरल लॉग V फाइनल अपॉन V इनिशियल. इसको बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log base 10 V final upon V. ये है वर्क डन इन द रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, एंड दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल वर्क, maximum possible work done in isothermal process. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. रिवर्सिबल प्रोसेस आपको ये बताता है कि किसी भी प्रोसेस में मैक्सिमम कितना वर्क अचीव किया जा सकता है. तो एक क्वेश्चन था कि मेनी पीपल आस्क के जब रिवर्सिबल प्रोसेस रियल नहीं होते तो इतना बवाल मचाने की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है उनको पढ़ने की. तो देखो ये आपको एक बेंचमार्क बताता है. रिवर्सिबल प्रोसेस आपको ये एक बेंचमार्क बता रहा है कि आपका V इनिशियल से V फाइनल अगर आपके पास है तो आपके पास जो भी हीट है उसको यूज करके आप मैक्सिमम कितना वर्क अचीव कर सकते हो. सपोज 1 मोल गैस आपने लिया एट 300 केल्विन टेम्परेचर पे और उसका वॉल्यूम पहले से डबल कर दिया. तो इस प्रोसेस में मैक्सिमम कितना वर्क हो सकता है अंडर, मैक्सिमम कितना वर्क हो सकता है अंडर रिवर्सिबल कंडीशन, तो वो होगा माइनस 2.303. 1 मोल गैस है, आर का वैल्यू जूल में सब्स्टिट्यूट करेंगे 8.314. अगर आर का वैल्यू जूल में रखेंगे तो वर्क जूल में आ जाएगा, आर का वैल्यू किलो जूल में रखेंगे तो वर्क किलो जूल में आ जाएगा, आर का वैल्यू कैलोरी में रखेंगे तो वर्क कैलोरी में आ जाएगा. तो आई एम कीपिंग इट इन द जूल, जूल पर केल्विन का पर मोल. टेम्परेचर कितना है 300, लॉग ऑफ V final is equal to 2 times of V initial मतलब log 2. तो माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 0.3010. 1 मोल गैस के वॉल्यूम को पहले से अगर डबल कर देते हो अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस तो मैक्सिमम इतना वर्क हो सकता है, इससे ज्यादा वर्क नहीं हो सकता. मतलब जब आप एक्सपेरिमेंटली इस प्रोसेस को करोगे तो आपको आपकी लिमिट पता चल गई कि इससे ज्यादा वर्क हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस. तो रिवर्सिबल प्रोसेस आपको अपनी लिमिट बताता है. रिवर्सिबल प्रोसेस से आपको यह पता चलता है कि अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस हाउ मच मैक्सिमम वर्क कैन बी डन. तो क्या रिवर्सिबल प्रोसेस सिर्फ आइसोथर्मल हो सकता है? नहीं. आप
पैरामीटर्स को फॉलो करो. Each step should be in equilibrium with the previous step, right? The process should be infinitesimal small. Infinite steps should be involved, right? ऐसी कंडीशंस में प्रोसेस होगा रिवर्सिबल. अब अगर आप आइसोथर्मल कंडीशन मेंटेन कर रहे हो तो वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल हो जाएगा. एडियाबैटिक कंडीशंस फॉलो कर रहे हो, राइट? मतलब आपके हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं कर रहे हो तो वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो जाएगा, राइट? तो कोई भी प्रोसेस हो, जितने भी तरह के, कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो आपको उसको रिवर्सिबली कंडक्ट कर सकते हो. तो रिवर्सिबल प्रोसेस जरूरी नहीं है आइसोथर्मल ही होगा. एनी प्रोसेस कैन बी रिवर्सिबल इफ इट इज फॉलोइंग द कंडीशन नंबर 1. It is to be carried out in the infinitesimal small steps, right? Infinite steps should be involved. Each step should be in equilibrium with the previous step. सुना ध्यान से. It should be carried out in the infinitesimal small steps. Infinite steps must be involved, and each step should be in equilibrium with the previous step, and by reversing the step the process should also be reversed, right? इतना अगर आपने अचीव कर लिया तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो गया. अब अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रोसेस को कर रहे हो तो वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल हो जाएगा. अगर आप हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं कर रहे हो तो वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो जाएगा. अगर आप नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो करके वापस ओरिजिनल स्टेप में आ रहे हो तो वो रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा. सो एनी प्रोसेस कैन बी डन एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. मैंने उसमें से एक प्रोसेस का एग्जांपल लिया है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस. तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में दिस इज द मैक्सिमम वर्क विच कैन बी डन. इससे ज्यादा वर्क नहीं हो सकता है, ठीक है? और अगर आप इरिवर्सिबली कर रहे हो तो आपको कितना वर्क अचीव होगा? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा पी. अंडरस्टूड? So this is about the isothermal reversible expansion process and reversible and irreversible conditions. Hope you have understood, and slightly difficult, slightly takes more time to digest. I would request you to watch this video twice, right, to be more clear about the concept. अगर जरूरत लगती है तो प्लीज इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, कंटेंट को दोबारा समझिए. ठीक है? एक बार में जो बिगिनर्स हैं थर्मोडायनामिक्स के, उनको एक बार में पूरा कंसेप्ट डाइजेस्ट नहीं हो सकता. पहले इसके प्रीवियस जो वीडियो है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, उसको क्लियर करो. उसके बाद में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के कंसेप्ट को क्लियर करो कि रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द सैंड. उसके बाद ये वर्क डन वाला जो डेरिवेशन है इसको प्रैक्टिस करो. दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट. इट विल टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. थर्मोडायनामिक्स है, मजाक नहीं है, राइट? वन ऑफ द ब्रांच विच टुक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू कंप्लीट. ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स की तरह नहीं है कि एक न्यूटोनियन आए, एप्पल गिरा, 3 लॉ बनाए और कुछ इक्वेशंस आपको देके चले गए जो आप पूरी मैकेनिक्स पे अप्लाई कर लोगे. थर्मोडायनामिक्स इज नॉट एज सिंपल एज द न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जहाँ पे आपको एक ही साइंटिस्ट ने तीनों लॉ बना दिए, राइट? थोड़े टाइम में पूरी मैकेनिक्स डेवलप हो गई, right? This takes more time and more understanding and more hard work is required. So I would request you, watch the video one more time and understand the concept, do the writing practice, apply your brain, what is happening, and if required, ask the doubt. Thank you.